बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हालिया जंग की, ईरान इजराइल अमेरिका की करंट सूरत हाल, उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार और उसके साथ साथ जो इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान मसालिहत करवा रहा है, सालसी कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में मज़हर बरलास साहब, सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं। मज़हर बरलास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। आमिर खाकवानी साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारा साथ दे रहे हैं। आमिर खाकवानी साहब, आपका शुक्रिया। कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार हैं। उस्मान शाही साहब माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान शाही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मदर बलास साहब, मैं सर आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि करंट जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिसके अंदर खासकर मैं पाकिस्तान के किरदार की बात करना चाहूँगा, किस तनाजुर में देख रहे हैं सर आप? मुझे सवाल जरा दोबारा थोड़ा सा, सर मैं आपकी आवाज कम आ रही है। पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात जानना चाह रहा हूं। और पाकिस्तान जो एक, आप समझ लीजिए कि बड़ी एक तंग सी गली से निकल के जहां पे खड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपका तजिया चाह रहा था। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। और पाकिस्तान इसलिए फंसा हुआ है कि एक तरफ आपने देखा नहीं कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं वो सोच समझ के कोई 2-3 दिन बाद ईरानी रहबर की ताज़ियत करते हैं, और उसी सांस में वो कहते हैं कि जो हमले यूएई पे हुए, सऊदी अरब पे, कतर, कुवैत पे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो एक ही सांस में दोनों को राजी रखने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए कि ईरान का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है। अगर खाना काबा में जो रखे हुए बुत थे, उन बुतों को हटाना कोई खाना काबा पर हमला नहीं था, तो अमरीकी अड्डे जो हैं अरब मुल्कों में, उनके खिलाफ बात करना भी कोई, मेरा ख्याल है, इस्लामी मुल्कों पर हमला नहीं है। आप उसामा साहब अपने घर का एक कमरा किसी बदमाश को दे दें और मेरे घर पर वो फायरिंग करे, और जब मैं जवाबी फायरिंग करूं तो आप कहें जी मेरे घर पे हमला हुआ है, तो बिल्कुल भाई सर, आपने एक बदमाश को कमरा क्यों दिया हुआ है? सही, इस बिल्कुल सर। सिलसिले में चीनी सदर जो है, प्रेसिडेंट शी जो है, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं जी अरब मुल्कों को अमरीकी अड्डे खत्म कर देने चाहिए, अमरीका को वहां से भगा दे, और चीन चीन उसमें फिर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान जो है वो, एक तरफ तो आपको पता है इतने बड़े जालिम आदमी के लिए, और जो अब ज़हनी तौर पर भी मुझे लगता है माजूर है, उसके लिए आप नोबेल इनाम की बातें करते हैं। और एक दफा नहीं, कई मर्तबा आपने बातें की कि इसको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाए। वो जिसको कहते थे, जो क्रेडिट लेता था कि मैंने जंगें बंद कराई, वही तो बड़ी जंग का आगाज करने वाला है। और किस तरह इनके इंसानी हकूक जो है वो सो गए या मर गए, कि ईरान में इतनी बच्चियां शहीद हो गई स्कूल की, बच्चियों का क्या कसूर था? और अब अपनी खिफ्त मिटाने के लिए जो शिकस्त है उसको कवर करने के लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान का किरदार ढूंढा जा रहा है। पाकिस्तान कभी तो बड़ा खुशी का इजहार करता है, हम्म। और कभी फिर जब ईरान वाले कुछ बातें और करते हैं। सख्त शराइत है ना ईरान की भी। जी। देखिए, ये अब बदमाशी नहीं चलेगी। अब जो अगला दौर आ रहा है ना, उसमें आपने अफगानिस्तान के सासे जब्त कर रखे हैं, आपने ईरान के सासे जब्त कर रखे हैं। 45 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आपने उन पर पाबंदियां लगा रखी हैं। और दुनिया में जितने समंदर हैं, हर मुल्क टैक्स लेता है। तो ईरान तो ऐसे ही जाने दे रहा था ना पहले, तो ईरान से आपने पंगा लिया है। अभी तो ईरान के पास और भी हथियार है, जो वो यमन के हौसियों का हथियार इस्तेमाल करेगा, और बाबे मंदब जो है उसको वहां से जब ब्लॉक किया जाएगा काम,
तो फिर दुनिया की और चीखें निकलेंगी। अब दुनिया जो है वो ईरान की तरफ है। बिल्कुल सही। दुनिया ईरान के मौकफ को मान रही है, यूरोप भी मान रहा है, बाकी लोग भी मान रहे हैं। और उनका मुतालबा क्या है? वो कहते हैं जी जंग बंद की जाए और हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा हमला नहीं होगा। अब तो इसराइलियों ने रोना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान को देखिए, सोच समझ के किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानियों को ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी हिंदुस्तान है। बिल्कुल सही। और मोदी का ये स्टेटमेंट जो है कि ग्रेटर इसराइल के लिए ईरान को फतह करना जरूरी है और अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमला बड़ा जरूरी है, तो पाकिस्तान के जो सोचने समझने वाले हैं उनको ख्याल करना चाहिए बिल्कुल सही सर। कि वो अपना वजन उस पलड़े में ना डाले हम्म। जहां मोहब्बत इंडिया के लिए। राइट, बिल्कुल सही। मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ। उस्मान शाहिद साहब, सर ट्रंप की जो बदलती हुई स्टेटमेंट्स हैं घंटों के हिसाब से, इस जंग को क्या रुख देंगी? जी, मेरे ख्याल में ये जिस तरह हवालात हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक फ्रस्ट्रेशन का जो है ना बाकायदा तौर के ऊपर इजहार है। और वी हैव बीन सीन दिस फॉर लास्ट 4 वीक्स। 4 दिन की उन्होंने जंग जो है चौथे हफ्ते में दाखिल करा दी है। 30 से 40 बिलियन डॉलर का उन्हें नुकसान हो रहा है, 30 करोड़ डॉलर का सालाना नुकसान हो रहा है। इसराइल को 78 लाख डॉलर का पर घंटा पड़ रहा है उन्हें। और अभी तक उनके जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ थे वो दूर दूर तक उसके करीब भी नहीं है। टैक्टिकल लेवल पे जो शुरू के अंदर उन्होंने डिकैपिटेशन की, एलिमिनेट की, उसके बाद ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो है ईरान हावी नजर आता है। तो ईरान एस्केलेशन लेटर के ऊपर है और ईरान बैटल स्पेस जो है उसको शेप कर रहा है और टेम्पो वॉर का उसके हाथ में है। ट्रंप के पास सिर्फ आखिरी चांस है। अगर ट्रंप ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए तो डेफिनेटली बॉडी बैग्स तो यहाँ से वो उठाएंगे, लेकिन वो गल्फ जो स्टेट्स हैं जिसके साथ उस उनका मुआहदा था 1973 के बाद कि आप जो है तेल पेट्रोल और डॉलर के अंदर करें और वही करेंसी हमारे मुल्क में बाद में इन्वेस्ट कर दें। तो जिस तरीके से इन्होंने डिच किया है गल्फ स्टेट्स को, गल्फ स्टेट को भी समझ आ गई हुई है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए घोड़े अपने ही तैयार होने थे। आज वही ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन्हीं के होटल्स में बैठे हुए हैं, उन्हीं की दफातर के अंदर हैं। 13 जितनी भी मिलिट्री बेसिस वहां की पर थी उसको तो ताला लग गया, वो तो भाग गए हुए हैं। इवन हालत ये है कि ईरान जिसके ऊपर सैंक्शन लगी थी 47 साल में, आज उसने पूरी दुनिया पे सैंक्शन लगाई हुई है, माशी पाबंदियां उसने लगा दी हुई हैं। और याद रखें इनके दोनों बैरी बेड़े यहाँ से निकल चुके हुए हैं। पहले जो गिराल्ड फोर्ट था वो निकला यहाँ से, और इब्राहिम लिंकन जो है वो भी गल्फ ऑफ ओमान से पीछे हट गया। उसकी वजह है कि दोनों को दंड डाला है। 13 बिलियन डॉलर का इनका ये त्यारा बरदार बहरी जो है बेड़ा था पहला, गेरल्ड फोर्ट, जो दुनिया के अंदर सबसे महंगा था और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा। इन्होंने कहा लॉन्ड्री में आग लग गई। और कल उन्होंने नेवी का F-18 जो है चाबहार के पास गिराया। तो इरानियन असर्ट कर रहे हैं। इरानियंस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी है वो प्रॉपर तौर के ऊपर नजर आ रही है, एग्जीक्यूट होती हुई। और जिस तरह हॉरिजेंटली उन्होंने जंग को फैलाया वो ग्लोबल मार्केट्स को उन्होंने चोक कर दिया। तो अब तो पूरी दुनिया का सेन, अमेरिका का जो प्रेस है, वहाँ के जितने टॉप नॉच जर्नल्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं और जितने भी तज्जियाकार हैं वो लिख रहे हैं कि ईरान जो है उसका पलड़ा भारी है। इसीलिए ईरान मुज़ाकरात की टेबल के करीब नजर नहीं आ रहा। और उसने जो 5 रखी हैं ऑप्शंस हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो अबनाए हुर्मस के ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन की बात की है। और याद रखें इसको तस्लीम करने का मतलब है कि पेट्रो डॉलर खत्म, उसके बाद पेट्रो युआन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगी, क्योंकि इन 6 मुल्क जो जीसीसी के हैं वो यहीं से गुजर के जाएंगे, अपना तेल लेके जाएंगे। उनके पास और कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं। वो न्यूम शहर जब बनेगा, सीइंग इज बिलीविंग, तब देखेंगे कि इलात की ग्वादर जो पोर्ट है उससे निकल के वो किस तरीके से इसराइल तक जाते हैं। तो मुझे लगता है ईरान असर्ट कर रहा है और ईरान ने बता दिया कि उसका केस बड़ा जस्ट है। और अमेरिका के अंदर जिस तरीके की अभी की सूरत हाल बनी हुई है कि वो जेडी वैंस को आगे लेके आ रहे हैं, ये वो जेडी वैंस हैं जो जंग के इंतहाई खिलाफ थे शुरू से। और जिस तरह ईरान ने कहा कि ये दोनों जो उनके टाउट हैं इसराइल के, जायनिस्ट हैं, जेरेड कुशनर और ये स्टीव विटकॉफ, इसको पीछे करें। तो बाकी जो पाकिस्तान के हवाले से मजहर बल्ला साहब ने बात की, डेलिकेट बैलेंस हमेशा पाकिस्तान ने मेंटेन रखने की कोशिश की है, जो इतना आसान नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल अपने इंगेज किए, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हम उनसे रब्ते में हैं। उसके अलावा दूसरा मिलिट्री के लेवल के ऊपर भी और इंटेलिजेंस के हवाले से भी है। हम एक्टिव वॉर का हिस्सा नहीं बने और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना क्या कहते हैं सैनिटी परवेल करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर तो नहीं, लेकिन शायद सेनेट के पास हाई टाइम है कि इस वॉर को रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर ये रूबिकॉन क्रॉस हो गया तो उसके बाद गल्फ स्टेट का जो हशर होगा वो दहाइयों तक दुनिया देखेगी। क्योंकि याद रखें बैटल ग्राउंड को अब इन्होंने रिफाइनरी बैटल जो है
है रिफाइनरी वॉर बना दिया हुआ है, जिस तरीके से वो हिट कर रहे हैं तनसीबात को है, और माशी लाइफ लाइन है। और जाहिर बात, अगर आप हार्क रीजन के अंदर पाँव रखते हैं, आपको एक्सपोज करना पड़ेगा अपनी आर्मी को ज़मीन के ऊपर, और यही इरानियन चाहते हैं। अगर 2240 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो ईरान को फेवर करती है पर्शियन गल्फ में, आपने अपने ट्रूप्स वहां पे उतार दिए, तो आपको बॉडी बैग्स हर सूरत में यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेंगे। याद रखें, इराक में जंग करने के लिए उन्हें 1,60,000 फौजी लेके आए थे, और वो क्वार्टर बनता है इनके नक्शे का, अगर इनकी जोग्राफी का। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में 8,000 मरीन आपने डिस्पैच की हैं, 3,000 ठीक है, जो मर्जी एयरबॉर्न 82 के आपने भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं लड़ सकते। यहाँ पे ट्रेन टोपोग्राफी जो है मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान के अंदर आपने इनका हशर देख लिया। तो मेरे ख्याल में कालिबाफ ने बहुत शानदार बात की है, स्पीकर ने, कि जो जर्नैल्स ने जंग हार दी है वो अमरीकी फौजी यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ गल्फ के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि गल्फ के जी। अंदर भी मुझे लगता है कि किसी हद तक एक इंट्रोस्पेक्शन का मूवमेंट है, कि अमेरिका इस दिन के लिए हमने किया था कि आज ये हमारे पीछे छुप रहे हैं, और अगर हमने ही लड़ना था, जिस तरीके से लिंडसे ग्राहम कहता है कि आपकी वॉर है, तो फिर अपना क्या कहते हैं, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की इस जंग के अंदर, एक बड़ी नाकामी हिस्से में आई है एमबीएस के। इसने अफिनिटी सही। पार्टनर ग्रुप्स के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर के मुआहदे किए, जेरेड कुशनर के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बेटों को पैसिफाई करने की कोशिश की, ट्रंप टावर बनाए, क्या कुछ नहीं किया, इवन कतर ने जहाज तक दे दिया। लेकिन जायनिस्ट के साथ ही इवेंजेलिकल क्रिश्चियन खड़ा होता है, और वो देख लें आज है, वो उनको बचा रहे हैं। और ये 5 दिन का जो टाइम दिया था, ये खुद को दिया उन्होंने। उनके गोला बारूद खत्म हुआ हुआ है। RUSI जो थिंक टैंक है यूके का, वो बता रहे हैं इनके टोमाहॉक्स खत्म हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ी वहां की ऊपर कंपनी है यूरोप की है दिफाई, वो कह रहे हैं कि अगर एक महीना जंग और गई तो हमारे पास भी स्टॉक खत्म हो जाएगा जो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था, मिडिल ईस्ट में भी खत्म हो जाएगा। और सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप ने कंज्यूम कर दिए जितने इत्तेहादी थे। जापान के ऊपर से थॉड हटा, सॉरी, जनूबी कोरिया से थॉड हटा लिया, यहाँ से फ्लोटेला हटा लिया इन्होंने जापान की तरफ से। गल्फ स्टेट्स के साथ जो किया वो दुनिया देख रही है। और जो रशिया के तनाजुर के अंदर हमने देखा, नेटो के साथ जो उन्होंने किया, या यूरोप के साथ, वो भी मेरे ख्याल में सामने है। इंडिया के साथ जो मामला थे वो भी है। तो आज रशिया और चाइना ने जो शेडो राइट। वॉर छेड़ रखी है, मुझे लगता है रशिया स्कोर सेटल कर रहा है, जो 79 के अंदर पोलर बियर के साथ इन्होंने अफगानिस्तान में किया था। और चाइना बेडी थ्री सैटेलाइट कॉन्सिलेशन और लोअर ऑर्बिट के साथ बता रहा है कि हम साइलेंट यहाँ के ऊपर स्पेक्टेटर नहीं है। और ईरान जो है वो असर्ट करता नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं, और अगर उन्होंने ट्रॉफी लेने की कोशिश की, जाहिर बात है वो आसानी से तो पुल आउट नहीं करेंगे, यहाँ के ऊपर है। और वॉर थर्ड स्टेज के अंदर चली जाएगी, और वो स्टेज रॉबर्ट प्लेट कहते हैं दुनिया के लिए इंतहाई हॉरेंडस हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक। न्यूक्स की तरफ बात जा सकती है। जी। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मुझे खाकवानी साहब आपसे ये जानना है कि बताइएगा कि जो जिस रोल के अंदर पाकिस्तान इस वक्त है दोनों मुल्कों के माबैन, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं कि बहुत ही हम जो है वो दो महाजों पर हम बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आते हुए देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे? देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश अगर कामयाब हो जाती है, फिर तो ज़ाहिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर ये वार रुक जाती है, चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं, कोई बीच में फेस सेविंग ईरान को भी मिल जाती है और अमेरिका को भी मिल जाती है, यानी कोई ना कोई ज़ाहिर फेस सेविंग पे कोई ना कोई ख़त्म होगा ना कुछ तो ख़त्म होगा। तो अगर वो हो जाता है मामला यहीं पर, फिर तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। अगर खुदा ना खास्ता नहीं होती है और उसके बाद एक बड़ी जंग की तरफ जाता है, क्योंकि अब अगर अगला मरला होगा, तो अब यहाँ बात की गई, ये जो थर्ड स्टेज होगी ये बहुत शदीद हो सकती है। अगर पावर स्टेशन को और ऑयल रिफाइनरीज को अगर निशाना बनाया गया, और उससे भी बढ़ के खौफनाक बात यह है कि जो पानी के जो वो अगर वाटर प्लांट से जो लगे हुए हैं, वो अगर ईरान पे हुए और फिर ईरान ने जवाबी तौर पे किया, तो बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट क्राइसिस होगा। असल में मैं पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है ना, अगर ये जंग बढ़ती है और अगर जारी रहती है, आगे भी है, तो 2-3 हफ्ते और निकाल जाती है। अब देखें ना ऑयल प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन और मसाइल हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी का इशूज है, रेमिटेंसीज के भी इशूज आना शुरू हो जाएंगे। अब जाहिर है, तो हमारी तो कोशिश यही है और दुरुस्त कोशिश है। अभी तक देखें, ये बात माननी चाहिए, पाकिस्तानी कार्ड्स अपने अच्छे खेले हैं और समझदारी के साथ खेले हैं। मतलब ईरान, अगर बल्कि आज मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने मैं कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन मैंने कहीं देखी खबर के भी उन्होंने किसी मिसाइल में पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा शारा लगा के लिखे, इस तरह के भी मामले ईरान की तरफ से बहरहाल बहुत अप्रिसिएशन पाकिस्तान के रोल की हुई है अभी तक। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी, उनके प्रेसिडेंट ने भी, और मुर्तज़ा खamenei की जो स्टेटमेंट है ये, वो भी पाकिस्तान के हक में। तो पाकिस्तान के रोल को
ईरानी अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, और अभी तक भारत सऊदियों के साथ ही पाकिस्तान एंगेजमेंट है, अमेरिकन के साथ भी है, और गल्फ स्टेट बाकी तमाम के साथ भी। लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत नाजुक है, बिल्कुल जिससे कहते हैं ना तने और रस्से पे चलने वाला काम ही है। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, हम यही कोशिश कर सकते हैं ना कि अमन कायम करने की कोशिश की जाए और किसी तरह बचाया जाए ईरान को। ये मैं बता दूं, आप भी घर जानते ही हैं कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है और सीरियस कोशिश है और सिंसियर कोशिश है कि ईरान बच जाए, ईरान सरवाइव कर जाए। क्योंकि यहाँ पे एक बात कहना कि हमारे लोगों में भी मौजूद है कि अगर खुदा ना खासा ईरान को फाल होता है तो फिर अगला नंबर पाकिस्तान ही आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ईरान को रहना चाहिए, ईरान एक वॉल है जो जिसे कायम रहना चाहिए, जिसे एक स्टैंड रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है इस मामले में, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल बनी हुई है ना, चीजें आसान नहीं है। अब जो शराइत हैं अमेरिकन, वो भी काफी सख्त हैं, ईरान के जो वो भी रह रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से पूरे, उन पर बहुत नुकसान शदीद हुआ है, उन पर हमला बिलाजवाज हुआ है, बिल्कुल किलिंग्स हुई है, इतनी बड़ी टारगेट किलिंग्स, बड़े बड़े लोग उनके सारे शहीद हुए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान का। और वो उससे बचा जा सकता था, ये जंग बिल्कुल बिलाजवाज है। अब तो इसमें कोई शक रहा नहीं है, मेरा ख्याल है दुनिया इस पे मुतफिक ही हो चुकी है कि ये जंग बिलाजवाज थी। और कोई अभी तक ऐसा कोई रीजन प्रेसिडेंट ट्रंप पेश नहीं कर सके जिससे पता लगे कि वाकई जंग थी, होनी चाहिए थी। तो ईरान के साथ ज्यादती हुई, ईरान अपनी कंपोजिशन का मुतालबा करता है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, सारे बातें ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि बात मानी जाए दोनों तरफ से, कहीं ना कहीं भी किसी जगह पे। अभी फिलहाल भारत ये है कि चंद दिन के लिए जो बढ़ा है उसको 5 दिन की जगह 10 दिन लेके गए हैं सीज फायर को, तो ये भी एक मतलब होप है, उम्मीद है। अब पता नहीं ये कोई बड़ी जंग बढ़े, क्योंकि साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी चल रही है, ट्रूप्स की मूवमेंट भी चल रही है, उस तरह चल रही है। ये भी खतरा साथ है कि अगर कोई बड़ा जमीनी अटैक ना हो जाए उधर से। सऊदी अरब से आज आप जानते ही, आज वो डेवलपमेंट हुई है कि यूक्रेन के साथ उनकी एग्रीमेंट हो गया है, और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके साथ जो यूक्रेन का जो एक्सपीरियंस है रशिया वार में, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश में खाली इन चंद दिनों में इनके पास आ जाएंगी वो चीजें, इक्विपमेंट वगैरह। तो बहरहाल वो भी अपनी जगह चीजें चल रही हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है, और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, वार रुक जाए और पाकिस्तान के लिए भी चीजें बेहतर हो, ईरान के लिए ज़ाहिर है ऑब्वियसली बेहतर हो, और पूरे रीजन के लिए बेहतर हो। अगर क्योंकि असरात तो होंगे बहुत ज्यादा बाद में भी, अगर अब भी जंग रुक जाए तब भी इसने बहुत सी चीजें तो सिखाई हैं, बिल्कुल सही है, चेंज की है, उसमें सूरत हाल भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मदर बरलास साहब, ये बताइएगा कि जो इकॉनमी पे इस जंग का इम्पैक्ट आ रहा है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, और कितनी देर तक नहीं बढ़ाएंगे, 5-6 दिन के बाद एक नया स्पेल आएगा, उसमें शायद कीमतें बढ़ जाएं। तो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा क्या देख रहे हैं आप। जंग बंदी होती है तो क्या फौरी तौर पर मामला ठीक हो जाएंगे, और अगर खुदा न खासा ये सिलसिला आगे चलता है तो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? साहब, पहले तो मुझे ये वज़ीर आज़म की बातों की समझ नहीं आती। इन्होंने तो कीमत बढ़ाई पुराने स्टॉक पे। जब इनका वजीर पेट्रोलियम कह रहा था 28 दिन का स्टॉक है हमारे पास, तो उस पे इन्होंने कीमत बढ़ा दी। ये तो दिहाड़ियां लगाने बैठे हुए हैं, और दिहाड़ियां लग रही हैं। जहां तक इनको ख्याल है ना, कोई किफायत शहरी का, लोगों को बड़ा दर्श देते हैं किफायत शहरी का। भाई वो कराची में आपने देखा नहीं कितनी किफायत शहरी हुई। मैं मुख्तलिफ शहरों में देखता हूँ प्रोटोकॉल की गाड़ियां उसी तरह घूम रही हैं, और इनको ये पता नहीं, ये अभी ये उड़ जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं उड़ जाएंगे कि भाई वो महाना 9 जहाज हमारे आते थे एलएनजी के, ये कतर से, वो नहीं आएंगे। आपके मुल्क में गैस नहीं होगी, आपके मुल्क में फर्नेस ऑयल नहीं होगा, आपको लोड शेडिंग के लिए भी तैयार हो जाए। और इंडिया तो बड़ा बड़ा खुशकिस्मत है जी। इंडिया, अमेरिका हमेशा उसका ख्याल रखता है, और अब भी वो रूस से तेल ले रहे हैं, हम नहीं ले सकते। हमारा तो ऑयल बंद हो गया ना, हम कहां से ऑयल ले। हमारे हुक्मरान तो पता नहीं किसके डर से रूस से भी तेल नहीं लेते, ईरान से भी नहीं लेते, वो कहां से इन्होंने तेल लेना है। तो ये चिराग बुझने वाले हैं। ये हमारी हालत ऐसी है। देखिए इंडिया जो है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, अमेरिका की सारी मोहब्बतें इंडिया के लिए हैं। इंडिया अब टेक्सास में लगा रहा है, रिफाइनरी लगा रहा है, इतनी बड़ी रिफाइनरी लगा रहा है, वो तो अमेरिका का पार्टनर है। हम ऐसे खामखा तारीफें करते रहते हैं, नोबेल इनाम दे दो, फलां दे दो।
हमें कुछ क्या मिला है इस दौरान? अमेरिका ने हमारा ख्याल किधर रखा है? उल्टा ये देखिए, ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी भी समझ नहीं आती, इसराइल की मजम्मत नहीं करते। ईरान को बेशक बुरा भला कहें आप, ईरान मिसाइल मार रहा है, ईरान फलां कर रहा है, ओ भाई इसराइल को अभी ये सीज फायर की बात की है खाकवानी साहब ने, खाक सीज फायर हुआ है भाई, वो इसराइल तो हमले कर रहा है, तो जंग तो जारी है। वो जो खंजर है मशरक वस्ता में, जो इस्लाम के कल्ब में एक खंजर नुमा मुल्क है, जब तक उसको नकेल नहीं डाली जाएगी ये बेचैनी रहेगी, ये जंगे रहेंगी। अगरचे इसराइली आर्मी चीफ ने अपनी मीटिंग में कहा है कि भाई हमें और फोर्सेस चाहिए, वसाइल चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ईरान में तो देखिए मुख्तलिफ सेंटर्स में लोग आ गए हैं, नौजवान, वो कहते हैं हम रजाकाराना भर्ती करो, हमें लड़ने के लिए तैयार है। ये कौमों में भी फर्क है। आप देखिए जो ईरान है वो 6000 साल पुरानी तारीख है उनकी, एक एक किला नुमा मुल्क है, उसको तो फतह करना मुश्किल काम है। और ये जो इसराइली है वो कहते हैं जी 10 सेकंड में जब सायरन बजे तो बंकर्स में चले जाए। वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए हैं, बंकर्स में रह रहकर उनके शहरी तंग आ गए हैं। तो अरबों को अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए। ये नहीं कि कतर वालों ने अपने जी 147 घोड़े जो हैं वो बेल्जियम शिफ्ट कर दिए, ये क्या मजाक है? आपने घोड़े शिफ्ट कर दिए, अपनी पॉलिसियां बदले। आप डाकुओं को रास्ता देते हैं, आपने बदमाश बिठा रखे, और आप इसराइल की मजम्मत की हिम्मत नहीं रखते। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। उस्मान शाह साहब ये बताइएगा कि मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है कि शराइत पे होंगे, जो शराइत पेश की गई हैं ईरान की जानिब से, जो शराइत पेश की गई हैं अमेरिका की जानिब से। मैं एक कंपैरिजन आपसे चाह रहा था कि किसकी लॉजिकल आपको गुफ्तगू या आपको शराइत लग रही हैं कि ये मानी जानी चाहिए दोनों तरफ से? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में ईरान की जो है वो बड़ी लॉजिकल है, बड़ी प्रैग्मेटिक है, और वो ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है मामला आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ईरान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो जीरो सम गेम की तरफ जाए जिसमें ईरान को फायदा हो। और याद रखें, ईरान ने जो बात की है वो तो उनमें से तो कई चीजें पहले टेबल के ऊपर मौजूद थी। और अमेरिका जो मुज़ाकरात कर रहा है वो अपनाए हुर्मस के बंद होने पे कर रहा है, जो पहले खुली हुई थी। छठा दौर था, तोआ पर अटैक कर रहे हैं 12 जून के बाद, चौथा दौर है जनीवा के अंदर, तोआ पर अटैक कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो रजीम संजीदा नहीं है। और याद रखें, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाने की पीछे एक पूरी की पूरी सोच कार फरमा है। ये कुछ सेमेंटिक्स नहीं है कि अल्फाज की हेरा फेरी है, ये एक नजरियाती जंग है जिसके अंदर जो है एवेंजेलिकल क्रिश्चियन कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो हैं उसके उनके आने के लिए ये आर्मागेडन हमें छेड़नी पड़ेगी। ये बिब्लिकल प्रोफेसी है, एंड टाइम्स की तरफ हम जा रहे हैं। ये जीसस का नुमाइंदा करदा जनाब क्या कहते हैं हुक्मरान है। और जिस तरीके से वहाँ के ऊपर पीट हेक्सेट एक जर्नलिस्ट को आपने डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है उसका लीडर बना दिया, और वो पूरी दुनिया को दिखाता फिर रहा है अपनी बॉडी कि इसके अंदर जो है यरूशलेम का क्रॉस बना हुआ है। तो वो जो स्लीबी एम्बलम है और जो बाजू पे उसने लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो है ये इट स्पीक्स वॉल्यूम। और जिस तरीके से वो पेंटागन के अंदर दुआएं करा रहा है, हर महीने वहाँ पे वॉलंटरी सर्विस होती है जिसके अंदर दुआ मांगी जाती है। और वो कह रहा है ये वॉर टाइम प्रेयर है और पूरे अमेरिका को ये मांगनी चाहिए। और लेबर सेक्रेटरी जो है वो भी यही करती फिर रही है। उसके अलावा जो रिलीजियस फ्रीडम का एक आप कह लें वॉच डॉग है, वो कह रहा है कि लोगों ने एप्लीकेशनें डाली हैं कि भाई जो हमें बताया जा रहा है कि ये डिवाइन गाइडेंस है, ये डिवाइन अपना क्या कहते हैं प्रोविडेंस है कि हमने ये करना है हर सूरत के अंदर है। और दूसरी तरफ सूरत हाल इसराइल की आप देख लें कि किस तरह तोरा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एमएलएक का नैरेटिव शेप करते हैं। तो वो ग्रेटर इसराइल एक एक्सपेंशनिस्ट सुप्रेमेसिस्ट सेटलर कॉलोनी के आइडिया के तहत सदर्न लेबनान के 30% हिस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। आप उनके बेजालर स्मोट्रिच के अल्फाज चेक कर लें। और ये एयाज ज़मीर की जो सर ने अभी बात की है उसके पीछे भी यही सोच कार फरमा है कि हमारे 1,70,000 स्टैंडिंग आर्मी है, 4,000 रिजर्विस्ट हैं, हमें इससे कहीं ज़्यादा चाहिए। ये वॉर एडिक्ट हो चुके हैं, इनके मुंह को इंसान का खून लग गया हुआ है, और हर सूरत के अंदर इनको रोकना, इनको जो है नकेल डालना वो बड़ा ज़रूरी है। और अमेरिका क्या कर रहा है? क्वालिटेटिव मिलिट्री आज देख के जिस तरीके से पूरे रीजन के अंदर उसने इसराइल को डिफेंड किया, मेरे ख्याल में ये होश के नाखून लेने चाहिए गल्फ स्टेट्स को कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद ज़ायनिज़्म के साथ वो खड़े हैं। ये ज़ायनिस्ट हैं और आपको समझना पड़ेगा ये होली वॉर है। ये सलीबी जंगों के कॉन्टेक्स्ट में 931 साल हो गए हैं सलीबी जंगों को ख़त्म हुए हुए, 1000 सदी कंप्लीट होने वाली है। और यही पीट हेक्सेट कहता है
कि हमें लीथल वॉर के लिए लोग तैयार करने हैं। उसने क्या किया, खुद जेल का पड़ा हुआ है, जेल हार्वर्ड के अंदर तमाम कोर्सेज जो है अपनी आर्मी के कैंसिल कर दिए हैं कि यहाँ पे लेफ्टिस्ट होते हैं, यहाँ पे लिबरल आइडियाज पढ़ते हैं तो इनकी सोच बदल दी जाती है। अभी 4 दिन से रिपोर्ट खबरें आ रही हैं, एक कॉन्शियस ऑब्जेक्टर जो हैं उसकी जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि जो ज़मीर के कैदी हैं वहाँ पे फौजी, वो कहते हैं ये गैर कानूनी गैर अखलाकी जंग है और हम नहीं लड़ना चाहते। अभी जंग शुरू नहीं हुई, पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर कि फौजी जंग लड़ने से पीछे कतरा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, अखलाकी तौर के ऊपर कानूनी जवाब दे रहे हैं। और वो इदारा खुद कह रहा है कि उन्होंने कहा मेनाब में जो लड़कियों का हशर किया गया, कत्ल किया गया, हम वो चीज़ नहीं करना चाहते और हमने नस्ल कशी गजा के अंदर देखी, हमें हॉन्ट करते हैं इस तरह के इंसिडेंट। और उन्होंने कहा जब ये इंसिडेंट हुआ तो हम वहाँ के ऊपर थे, गिराड फोर्ट के ऊपर, हमारा इंटरनेट शट डाउन करके मोबाइल छीन लिए गए। तो मेरे ख्याल में अमेरिका, और फिर ब्लैकआउट कर रहे हैं आप, रिपब्लिकन के खुद सेनेटर कह रहे हैं अपर हाउस के अंदर कि मार्को रूबियो की उन्होंने क्लास ली है कि तुम हमसे इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो, तुम क्यों नहीं बता रहे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो मुझे लगता है अमेरिका इससे पहले इतना डिवाइसिव, इतना पोलराइज नहीं था कि अवाम हो जाए वहाँ पे इनका मेगा कैंप हो जाए, जितने इंडिकेटर्स हैं, जितने पोल्स हैं, जितने आप कह लें कि ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उसके अंदर रेटिंग, इसकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है और वो सब कह रहे हैं अनकॉल्ड जंग है, ये अनकैलिब्रेटेड, इसके बारे में सोचा नहीं गया, कोई स्ट्रेटजी इसकी डिवाइस नहीं की गई है। तो मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त अमेरिका की गवर्नमेंट भी जो है ठग और गुंडे और ये गुंडा मवाली मेंटालिटी है जिसके हाथ लग गई है, और इसके अंदर भी बड़ा कसूर जो है वो लेफ्टिस्ट का है। अगर ये गजा की जंग के अंदर प्रिंसिपल स्टैंड लेता बाइडन तो आज ये दुनिया को सूरत हाल ना देखनी पड़ती। और मेरा मानना है एप्स्टीन की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल का एक प्रोजेक्ट है, सही। क्योंकि वो 40 साल का ख्वाब यही पूरा कर सकता था। जी बिल्कुल सही है। खाकवानी साहब, ये बताइएगा कि जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान इस वक्त अनरेस्ट लग रहा है, वक्ती है या कुछ दिखावे के लिए, या इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म भी आ सकता है? देखिए, ये अमेरिका और इसराइल आप जानते हैं कि इनका जो स्ट्रेटेजिक आपस में पार्टनरशिप है वो एक लॉन्ग टर्म है और कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा होता है वक्ती तौर पे। मतलब माजी में भी आपको याद हो कि जब प्रेसिडेंट ओबामा थे तो वो ओबामा के दौर में काफी ज्यादा मसाइल रहे इसराइल के साथ, और काफी ज्यादा, मेरे ख्याल में शायद सबसे ज्यादा एलानिया तौर पे मसाइल रहे, और प्रेसिडेंट ओबामा को काफी शकूक व शुबात थे और काफी सारे मसाइल थे इसराइल के साथ। लेकिन जाहिर है अमेरिका इसराइल पार्टनरशिप कायम रही, उनका ताल्लुक कायम रहा, इंटरेस्ट है दोनों आपस में एक दूसरे के। वो मिडिल ईस्ट में सारे जो अमेरिकी सारे इशूज को इसराइली देखता है, तो ये अनरेस्ट अभी ऐसा नहीं। ये अलबत्ता है कि इधर अमेरिकन भी अपने प्रेशर हैं, जो खलीजी खासतौर हमारी गल्फ स्टेट्स हैं, ये जो अरब मालिक हैं, इनका प्रेशर अमेरिका पे ही है। तो वो अमेरिकन उनको कुछ न कुछ चलाना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी ऐलानात हुए पड़े हैं कतर के, सऊदी अरब के, अमारात वगैरह के। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को और सब चीज़ों को देखना होता है। इसराइल तो ज़ाहिर चाहता है हर हाल में ईरान को मुकम्मल तौर पर क्रश करना, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। उसके लिए वो तो जितना भी आगे जा सकता है जाएगा, और भी आगे जाएगा। इवन वो तो ऐसे बदबख्त है कि क्या कहे बंदा, मतलब यानी कोई इनसे बईद नहीं है कि कोई एटम बम का भी ये सोच रहे हो। तो वो तो है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक पॉलिसी का कुछ इस तरह का एक शॉर्ट टर्म सा कोई डिफरेंस तो आ जाता है, लेकिन ये बहरहाल दोनों एक ही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसमें बहरहाल इसराइल का इंटरेस्ट और सब चीज़ें सामने ही रखेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका और इसराइल में कैसा इख्तलाफ है या अलग अलग जाएंगे। जो भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, और बेसिकली बहरहाल ईरान की और मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ ही होंगे। मिडिल ईस्ट में जो भी एजेंडा है वो अमेरिकन और इसराइल का इकट्ठा मुश्तरका एजेंडा है, और ज़ाहिर है वो मुसलमानों के और अरब मुल्कों के खिलाफ ही है अल्टीमेटली। बिल्कुल सही है। मदर साहब, ये बताइएगा कि आप ये जो एक वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली देख रहे हैं, इसके अंदर अमेरिका को कहाँ रेट कर रहे हैं कि उसकी पोजीशन कमज़ोर होती नज़र आ रही है? सामा जी, अमेरिका में 28 तारीख को बहुत बड़ा मुजाहरे होने लगे हैं, और मैं देख रहा हूं अमेरिका में सिविल वार होने वाली है। अमेरिका में वो कुछ नहीं है जो अभी मीडिया दिखा रहा है। वहां तो साफियों पर भी अब वो कहता है जी जो मेरे खिलाफ बातें करेगा या जो हकीकत दिखाएगा उस पर मुकदमे कायम करो। मैं यूनाइटेड अमेरिका का इसको आखिरी सदर देख रहा हूं, ट्रंप को, और यूनाइटेड इंडिया का मोदी को आखिरी वजीर आजम देख रहा हूं। यहां हालात बहुत खराब होने वाले हैं। अमेरिका में वो हालात नहीं है जो थे, और अमेरिका में सिविल वार होने वाली है। जो पावर है वो शिफ्ट हो जाएगी एशिया की तरफ। अब देखें ना,
अभी ये पेट्रो डॉलर की बात हुई, 70% डॉलर अमेरिका से बाहर होता है और 30% विद इन द अमेरिका। सही। अब वो जो 70% है वो तो इश्कोले खा रहा है, और रशियन प्रेसिडेंट ने सोने की पाबंदी लगा दी है। रशिया जो है सोना पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, और उसने पाबंदी लगा दी है कि सोना बाहर नहीं जाएगा। तो इनका क्या बनेगा? अमेरिका जो है उसकी देखिए जो बदमाशी थी वो खत्म हो जाएगी ना। वो जापान से हर साल 10 अरब डॉलर लेता है, और ये जो सारे अरब हैं हमारे ये चोले पहने हुए, इन सब से अरबों डॉलर लेता है। और फिर वो जो पेट्रो डॉलर का मुआहदा है जो सऊदी अरब वालों ने किया था वो गले पड़ा हुआ है। आज तक जिसने पेट्रो डॉलर के खिलाफ बात की वो सद्दाम हुसैन थे या कजाफी थे, उनको इन्होंने मार दिया। अब अमेरिकन पॉलिसी देखे ना, पिछले 50 साल से 45 साल से मुस्लिम मुल्कों को उन्होंने बैटलफील्ड बनाया हुआ है, और इस बैटलफील्ड में मुसलमानों की जानें ज़ाया होती हैं, मुसलमानों की इमारतें तबाह होती हैं, मुसलमानों के ममालिक जो है वो खंडर बनते जा रहे हैं। तो ये मुसलमान कब सोचेंगे? अभी ये कुछ लोग जो है बहुत सी अजीबोगरीब सफ़ों में वो बातें करते हैं जी वो शिया मुल्क है, तो वो और भाई फलस्तीन में तो सुन्नी थे, वो कोई देखते हैं? ये बात सही कर रहे हैं उस्मान साहब कि ये एक मजहबी जंग है, उसमें वो नहीं देखते कि ये शिया है या सुन्नी है। तो भाई ये नेतन्याहू कौन सा सुन्नी है? वो मुसलमान मुल्कों को तो हिम्मत होनी चाहिए। एक और चीज मैं देख रहा हूं आइंदा के लिए, आपने तो सवाल अमेरिका के हवाले से किया, लेकिन मैं अरब मुल्कों में भी देख रहा हूं। जी प्लीज। अरब मुल्कों में बादशाहों के खिलाफ तहरीक उठने वाली है, चूंकि मुसलमान मुल्कों के अवाम और उनके हुक्मरानों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो अवाम उठ खड़े होंगे। बादशाह सोते तंग है बादशाहों से, बादशाहों की सोच जो है वो गुलामाना है। तो मुझे तो लगता है कि अरब मुल्कों में भी बहुत कुछ होने वाला है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खाकवानी साहब, आप भी इसको मजहबी जंग ही समझते हैं? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक तो इजराइल अमेरिका के हवाले से भी और दूसरा मुस्लिम ममालिक के हवाले से भी। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि इसको स्लीपी जंग या क्या कहा जाए, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें तो ऐसी हैं। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उसके बारे में कुछ चीजें ऐसी आई थी कि उनके वो टैटूज थे, वो पुराने जो स्लीपी क्रूसेड में जो टेम्पलर्स होते थे और वो उस तरह के उसके थे, और उस पर इवन काफी सारी ऐसी चीजें आई हैं। खुद अमेरिकन मीडिया में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में वो डाउट्स हैं, और काफी चीजें हैं ऐसी। मतलब आप उससे उस तरह का प्योरली मजहबी जंग ना भी कहें, लेकिन बहरहाल काफी कुछ इसमें एलिमेंट्स ऐसे यकीनन है जिनके कोई ना कोई क्रूसेड वाला एजेंडा है या कोई आर्मगेडोन वाला है या पता नहीं, आई डोंट नो, जो भी इसमें है कुछ चीजें हैं। बल्कि मुझे तो सच्ची बात है इसके एप्सन से भी ताल्लुक काफी सारा लगता है, और एप्सन खुद भी स्कैंडल, वो सिर्फ कोई वो सेक्स रिलेटेड स्कैंडल नहीं है, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं, शैतान की पूजा और पता क्या क्या वो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामला हैं। चलो हम उसको अगर ना भी जाएं तो बहरहाल जिस तरह ये हो रहा है ये एक एंटी मुस्लिम एजेंडा तो यकीनन है। यानी इस जंग को आप एक एंटी मुस्लिम जंग तो बिल्कुल समझे, और जिस बेरहमी के साथ उसे क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इशारा तो देते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसे कोई लफ्ज भी बोलते हैं, ऐसे जिस तरह बाज़ औक़ात स्लिप ऑफ टंग होती है उनकी, या कोई ऐसे इशारे होते हैं जिस तरह की वो क्रूसेड की तरह का इशारा दे रहे हो या इस तरह का दे रहे हो। तो ये चीज़ों को आप रूल आउट नहीं कर सकते। यानी जो बंदा जो अगर किसी का ये थीसिस है तो वो थीसिस में कोई वजन है, ऐसा नहीं कोई बिल्कुल बेवजन हो। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये हो बड़ा खौफनाक रहा है और गलत रहा है। देखो उसामा, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। अब बहुत सारे, यानी अभी हम भी, आप भी देखते हैं, ज़ाहिर हम लोग भी इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। बहुत सारे वेस्ट के बहुत सारे तजज़ियाकार इस पे सब मुत्तफिक हैं कि ये बिल्कुल बिला जवाज है, नाइंसाफी है, अनजस्ट वार है, एक जुल्म है, बिल्कुल ज्यादती हुई है। और कानून की, कवानीन की जो अखलाकी आलमी कवानीन है, जो एक मोरालिटी है, इवन जो मुत्तहिदा के तहत जो एग्रीमेंट्स हैं, वादे हैं, ज़ाब्ते, यानी हर लिहाज से वायलेशन है। वायलेशन को एक नहीं है, उसकी हर सतह पे तकरीबन वायलेशन है। और वो जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल डर्टी वारे से हर लिहाज से कहा जा सकता है। कहीं पे कोई जस्टिफिकेशन, कोई आर्गुमेंट
किसी हक में बनता ही नहीं है। ये सर या इसराइल उसको डिफेंड कर रहा है, या इसको इंडियन डिफेंड कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है, और कोई भी इवन जो गल्फ स्टेट भी है वो भी इस वार को नहीं डिफेंड कर पा रहे। तो उनको ये तो शिकायत है कि ईरान उन पे हमले कर रहा है। अब ईरान का मौका भी है कि हम अमेरिकी बेसिस पे हमले कर रहे हैं, तो अमेरिकी बेसिस पे हमले का तो बहरहाल एक उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि वहां से अभी मतलब बलास साहब ने भी शुरू में बात की थी कि अगर मकान का कोई कमरा किसी गैंगस्टर को दे दें तो वो जब फायरिंग करेगा तो जवाबन घर है उस घर पर फायरिंग होगी। तो ये भी इतना कोई बिलाजवाज नहीं है। पता है, अगर कोई देखे ना कानूनी पोजीशन हो, इखलाकी पोजीशन हो, एक असूल और ज़ाब्ते के हिसाब से हो, तो हर लिहाज से ईरान का मजबूत केस है। अब ये चूंकि देख लें माइट इजराइल वाली पोजीशन बनी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, आलमी इदारे सारे इरेलीवेंट हो गए हैं, सुपर पावर्स बाकी जो है वो उस तरह की इतनी ज्यादा नहीं है या इतने बड़े उसमें कॉन्फिडेंस इस वक्त चाह नहीं रही तो सामने आके रोके उसको, चीन या रूस को। तो अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ईरान ने उसको सबक जरूर सिखाया है। ये हमें क्रेडिट ईरान को हर हाल में देना होगा। अल्लाह करे वो आखिर तक सरवाइव कर जाए, उनका सर्वाइवल ही उनकी जीत है। ईरान की जीत में जरूरी नहीं कि भाई वो अमेरिकी फौजों का कामयाब ना होना ही ईरान की जीत है, और बड़ी जीत है, फतह होगी। तो उनका ये रहना, उनका सर्वाइव करना और हर चीज करना, ये बहुत ही गैर मामूली मिसाल हमने देखिए। मुझे तो भारत पिछले 20-25 सालों में ऐसी जुर्रत की, 25-30 साल पर ज्यादा अरसा करके देख ले, ऐसी अजीमत की और दलेरी की ऐसी मिसाल बहुत ही कम मिली है। इतनी बड़ी माइट है जिसपे आप मुसलसल आप हजारों टन बम बरसा रहे हैं। देखें यहाँ पे अफगानिस्तान में भी जंग लड़ी गई है दोनों दौर में, रशिया दौर में रशियन आर्मी के खिलाफ भी और अमेरिकन आर्मी के खिलाफ भी, लेकिन वो और तरह की थी। ऐसे नहीं हुआ था कि भाई कि तालिबान के या उससे पहले जो मुजाहिदीन ग्रुप थे उनकी लीडरशिप खत्म हो गई हो, उनके टॉप लीडर उनके शहीद हो गए और फिर बाद में यहाँ तो देखे ना आते ही पहला अटैक ही खुद खामनेई साहब पे हुआ है, और उसके बाद फिर उनपे नहीं पासदारान के चीफ और जनरल्स और कितने लोग उनके शहीद हो चुके हैं, और इतने बड़े पैमाने पर बमबारी में सर ईरानी उन्हें साबित किया देखिए कौम है। देखिए एक चीज हमें भी माननी चाहिए, हम पाकिस्तान में भी एक चीज लैक करते हैं, हम कौम नहीं बन पाए अभी तक। जिस तरह कौम ईरानियों ने कौम बनने का मुजाहरा किया, ईरानी देखे ना, इस वजह से कुर्द और ये बलोच और ये आजरी और सारी कोशिशें क्यों नाकाम हुई है, क्योंकि ईरानियों ने साबित किया कि वो ईरानी है। वो उनके जबान सिर्फ वो ये नहीं कि कुर्द भी हों, तो आजरबैजान वाले आजरी नस्ल के भी हों या बलोच भी हों, वो सारे एक इस रजीम से इख्तलाफ भी हो तब भी वो ईरान की खातिर खड़े हुए। तो ईरानियों ने बहरहाल कौम बनाई है और कौम खड़ी हुई है, और उन्होंने दिखाया है, दुनिया को दिखाया है, उन्होंने मुसलमानों को दिखाया। हम लोगों ने बहुत सीखने वाली बातें हैं सब, जिसने रेजिस्ट किए। और आप देखिएगा इस पे भी प्रोग्राम कीजिएगा कि जंग के बाद अल्लाह करे जंग में ईरान निकल जाए इससे अच्छे तरीके से, तो जंग का पूरा ये गेम चेंजर जंग है एक तरह की सर, यानी बिल्कुल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब इतनी बड़ी आर्मी का शायद और इतनी बड़ी एयरफोर्स का सब चीजों का जवाब नहीं, कम रहेगा वो मिसाइल पे और ड्रोन और एयर डिफेंस और बहुत सारी नई चीजें जंगों में ज्यादा आएंगी। बहुत कुछ प्रैक्टिस के बहुत सारे एंगल हैं जिस पे बहुत सारे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब तो लग रहा है, अब तो कहा जा रहा है अगले आने वाले सालों में 2032 तक यही सब कुछ चलता रहेगा। अल्लाह खैर करे जी। बिल्कुल बिल्कुल ये खतरा मौजूद है सारा, और इससे सीखने वाली चीजें हमें बहरहाल हम लोगों ने ये है कि कौसम ईरान से ये जुर्रत और अजीमत और दलेरी और ये चीजें सीखनी चाहिए। हौसला देखिए, कौम ने हौसले का मुजाहरा किया, ये बड़ी बात है, पैनिक नहीं हुए वो। ये हम पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए, अरबों को तो जरूर सीखना चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोगों को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये एक कौम बन गया, काश हम भी इस तरह कौम बन सके, क्योंकि आजमाइशें जो है वो पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे लेकिन आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान भी वो कहते हैं ना दिन रात खटकता हूँ मैं, वो मदर बरलास साहब शायर आदमी है, मदर बरलास साहब ना आपकी बातों पे बड़ी मीठी मीठी मुस्कुराहट उनकी जब गहरी होती है तो और खूबसूरत लगते हैं। तो सवाल तो मेरा उनसे कोई और था, लेकिन मैं पहले उनकी मुस्कुराहट की वजह पूछूंगा फिर सवाल करूंगा। सही है जी मदर साहब, जी आंखों में खटक रहा है। बिल्कुल सही है मदर साहब, अपने आप ने मुझे बताना है कि इतनी गहरी मुस्कुराहट क्यों हुई, और सवाल मेरा आपसे जो है वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले ये बताइए। नहीं देखिए, ये सही फरमा रहे हैं कि हमें दो चीजें तो सीखनी चाहिए ना ईरान से। एक तो कौम बनना सीखें, दूसरा बहादुरी सीखें। बहादुरी मोहम्मद की शान है, बहादुरी। अच्छा सर, मेरा ना मदर साहब सवाल भी यही था, मैं सवाल भी आपको थ्रो कर देता हूं ताकि मजीद आप जो है वो इसके ऊपर बात कर सकें कि दुनिया ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और अमेरिका को ओवर एस्टिमेट किया, ऐसा कुछ हुआ, या ये किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? देखिए, अमेरिका ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया और अरबों ने ओवर एस्टिमेट किया। ईरानियों ने पिछले 45-46 साल सीखा
मसलन जब वहां इमाम खमीनी इनकलाब लाते हैं, आपको पता ना इमाम खमीनी का वो कश्मीरी थे, यहाँ के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये सीखा कि मार्शल भी लग सकता है, जो कि इधर जियाउल हक ने मार्शल लगा दिया था। फिर उन्होंने ईरान इराक जंग से बहुत सीखा, उन्होंने वियतनाम से भी बहुत कुछ सीखा, उन्होंने जहां जहां अमरीकी अड्डे थे, जो जो कुछ अरब करते थे, ये सब चीजें वो सीखते रहे, उन्होंने सीखा बहुत। अब उनके पास जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें देखिए हमारी भी को मेहरबानियां होती हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जो हमने बेनजीर भुट्टो के दौर में लिए, और फिर हमारे 8 मिसाइल लीबिया गए, और लीबिया से फिर कोई 2 मिसाइल तेहरान आए होंगे। बिल्कुल फिर सही। अब वो बड़े पढ़ी लिखी कौम है, वो सीख जाते हैं बहुत कुछ। अब उन्होंने तो कासिम सुलेमानी की क़यादत में हमास को, हिजबुल्लाह को, इन सबको मिसाइल टेक्नोलॉजी सिखा दी हुई है। अभी भी ईरान जो है वो इस वक्त अगर रोजाना वो 800 मिसाइल बरसाए तो 10 साल वो जंग लड़ सकता है, इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है। और उनके बनाने की रफ्तार बड़ी तेज है, यानी जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है इसके साथ वो 10 साल लड़ाई लड़ सकता है। बाकी ईरान एक किला है, ईरान पहाड़ों में गिरा हुआ है, उसमें 2 बड़े सहरा है। ये जो कह रहे हैं ना हम जमीनी फौज उतारेंगे, जब पता लग जाएगा, और वो जज्बा शहादत है उनमें। मेरी ईरानी क़यादत से बातचीत हुई, देखिए मैं वो उनका मेहमान रहा अली खामनाई साहब का, जो शहीद हो गए हैं। मैंने कहा जी ये, उन्होंने कहा हमारे सामने भी 2 रास्ते हैं, हम आज अपनी मईशत ठीक कर लें अगर अमेरिका की हाँ में हम लाएं, लेकिन हम नजरिए को अवलियत देते हैं, हम इसराइल को नहीं तस्लीम करते और हम फलस्तीन की हिमायत करते हैं। और उन्होंने कहा हमारे लिए नजरिया अहम है, मईशत अहम नहीं है। अब देखिए कि चले मेरी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन कुरान पाक में तो है ना, ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और तुम में से जो उनका साथ देंगे वो उन्हीं में से होंगे। ये मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए, मुसलमान मुल्कों के गुलाम हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्री है कि क्या वो यहूद और नसारा में से हैं या वो मोमिन मुसलमान है। बिल्कुल सही। ये चीजें इनके सीखने की हैं, अवाम की नहीं। अवाम बेचारे को तो तंग किया है, कहीं पे डिक्टेटरशिप ने तंग कर रखा है, कहीं पे बादशाहों ने तंग कर रखा है। मुसलमान मुल्कों के अवाम तंग है अपने हुक्मरानों से, और वो बदल देंगे जब उन्हें मौका मिला, वो बदल देंगे सब कुछ। इन्होंने क्या कोशिश की, बड़ी कोशिश की है ना कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ईरान में लेयर्स बनी हुई हैं, उनके हर इदारे में लेयर्स हैं, वो वहां नहीं ये रजीम चेंज कर सकते। ये और मुल्कों के किस्से हैं जहां रजीम चेंज हो जाता है, ईरान में नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है सर। मुझे आखिर में सर आपसे जानना है खाकवानी साहब कि कहाँ पे जंग ख़त्म होते कहाँ देख रहे हैं, कितना टाइम जो है वो मजीद आप देख रहे हैं कि अभी तो ये मामला चलता है? देखिए जो इस बारे में प्रेडिक्शंस आ रही है ना, एक्सपर्ट्स की आ रही है, वो कहती है कि जंग खत्म भी होगी तो ये 15 दिन ले जाएगी, अभी 10 से 15 दिन ले जाएगी। और अगर जंग जारी रहती है तो अमेरिकन तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक मसला उनका तो है कि 3-4 हफ्तों में हम इसे कोशिश करेंगे खत्म करने की। लग तो नहीं रहा 3-4 हफ्तों में, ईरानी तो चाह रहे हैं कि इसको लंबा करें, और मुझे लग रहा है कि ईरानी जंग को लंबा कर सकती है। अगर लंबा करते हैं तो फिर और ज्यादा संगीन हो जाएगा बुरहान। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो खार पे उनका जो वो आइलैंड है जहाँ पे आयल की प्रोडक्शन और आयल की काफी सारी वहाँ पे चीजें हैं, तो वहां पे अगर अमेरिकन कब्जा की कोशिश करते हैं, जमीनी अटैक करते हैं, तब उस पर ग्राउंड फोर्सेस आती हैं। मुझे वैसे इत्तेफाक है इस बात से कि ईरानी बहुत जबरदस्त इस पर रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, और काफी यहाँ पे उनकी कैजुअलिटीज काफी होनी है, और वो जो बैग्स हैं, बॉडी बैग्स उनकी जाएंगी काफी। लेकिन भारत ये इस पे डिपेंड करता है क्या है कि वो होता है या नहीं होता। और दूसरा ये इसमें एक पहलू, बहुत खतरनाक पहलू ये है कि अगर वो पावर स्टेशंस को, रिफाइनरीज वगैरह को अगर तबाह करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो ईरान भी सब पे करेगा, गल्फ पे करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के वो इंटरसेप्टर ड्रोन वगैरह उसको रोक सकेंगे। अगर ईरान ने अटैक किए अपने बड़ी तादाद में मिसाइल उसने सऊदी अरब पे और सब लोग मुल्कों में भेजे, तो वो बहुत ही खौफनाक हो जाएगा सिनारियो। अल्लाह ना करे ऐसा हो,
तो लेकिन देखें जो नुकसान है वो सब लोग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि आज अगर जंग बंद हो जाए तब भी जो नुकसान हो चुका है पूरी दुनिया को संभलने में इसमें कई महीने या एक साल लग जाएगा। पाकिस्तान पे भी खासा मुश्किल है अभी वक्त। अभी तो यही दुआ करनी चाहिए कि लंबा ना हो, बिल्कुल सही। और रुक जाए कहीं पे, अगले 10 दिनों में सही कहीं पे जंग निकल जाए, खत्म हो जाए, हाँ। ब्रेक मिल जाए, ताकि हम लोग ब्रेक बना देगा, लग रहे अमन ही रहे, अमन हो और हम लोगों को भी तरह संभलने का मौका मिले, सबको मौका मिले। इकोनॉमी ज़ाहिर है कैजुअलिटीज हो रही है ना, देखिए बम्बारमेंट से ईरानी नुकसान तो शहादतें तो उनकी भी हो ही रही है ना, वो तो दिलेर कौम है, लेकिन भरा नुकसान तो हो रहा है ना। बिल्कुल तो सही। अल्लाह करे कोई रास्ता निकल है, कुदरत निकाल दे रास्ता। लेकिन एक बात सामा साहब याद रखें, सर अमेरिका का ज़वाल जो शुरू हो चुका था वो प्रोसेस तेज हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब अमेरिका वैसी अंपायर रहेगा इसके बाद। बिल्कुल सही। इसने जो ईरान ने जो डेंट डाला है ना, वो बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा। और अमेरिकन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जवाल के प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। अमेरिका डिक्लाइन उसका बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल अब वो सही। सुपर पावर नहीं रहेगा। वो जिस तरह सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान वाले मामले के बाद सुपर पावर का वो दर्जा उससे कम हुआ और वो उस तरह नहीं रहा, तो मुझे खतरा ये है, मुझे लग रहा है खतरा क्या, मैं तो मेरी दुआ है और उम्मीद है और ख्वाहिश है कि ऐसा हो, तो अमेरिकन भी वो अपना वो जो एक सुपर पावर वाली उनका रोब दाब था वो सारा जा रहा है, बिल्कुल और सही। ईरान को भरेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, मतलब साहब आपका शुक्रिया, खाकवानी साहब आपका शुक्रिया, उस्मान शाह साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।